अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज ज़ाफ़रान साजिद। मैथ्स बाय ज़ाफ़रान के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका वेलकम करता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आज की इस वीडियो में हम MTH 401 के पास्ट पेपर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस हवाले से हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। उन सारी वीडियोस के लिंक्स आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। हम बात कर रहे थे पेपर नंबर 4 की, और इसके भी 20 एमसीक्यूज हम अपनी लास्ट वाली 2 वीडियोस में अपलोड कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। By applying the operator method or systematic elimination on a system of linear homogeneous or linear non-homogeneous differential equations, we always get a option number A है single linear differential equation, double linear differential equation, partial linear differential equation या none of them। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। ओके, सिंगल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव करते हैं। फॉर द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, प्लीज लेट मी रिमूव इट। फॉर द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन है। dy बाय dt इज इक्वल टू 2x, dx बाय dt इज इक्वल टू 3y। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज और ऑप्शन नंबर ए है x, t, ऑप्शन नंबर बी है y, t, ऑप्शन नंबर सी है x, y और ऑप्शन नंबर डी है t। आप हमेशा याद रखें, जो डिफरेंशिएशन होती है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से होती है। सही है ना? तो दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है। तो इस वजह से यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। अच्छा, इससे पहले मैंने बहुत पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने इसी क्वेश्चन का जो आंसर था वो सी लगा दिया था। वो बाई मिस्टेक था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टी ही है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव करते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, 2dy by dx plus x square y is equal to 2x plus t, वेयर हमारे पास एक कंडीशन भी है y of 0 is equal to 5। इस ऑप्शन नंबर ए है लीनियर, ऑप्शन नंबर बी है नॉन लीनियर, ऑप्शन नंबर सी है लीनियर विद फिक्स कांस्टेंट्स, ऑप्शन नंबर डी है अनडिटरमाइनेबल टू बी लीनियर और नॉन लीनियर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है लीनियर। देखिए हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाली जिसको मैंने सर्कल किया है, ये हमारे पास जो वेरिएबल y है उसमें लीनियर है। ठीक है ना? y की पावर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी y की पावर 1 है। तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 24 पे मूव करते हैं। If A is a square matrix and its determinant is 0, then option A क्या है? A is singular matrix, option B क्या है? A is non-singular matrix, option number C क्या है? A is scalar matrix, option number D क्या है? A is diagonal matrix। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन A है। आप हमेशा याद रखें, जब भी किसी स्केयर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है अगर वो इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब है कि वो जो मैट्रिक्स A था वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 25 पे मूव करते हैं। ओके, द पीरियड ऑफ ऑसिलेटर इन द सॉल्यूशन हमारे पास ये एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। x इज इक्वल टू 50 साइन इंटू 20t प्लस 8.5, ये हमारे पास सॉल्यूशन गिवन है। ठीक है, हमने इस सॉल्यूशन के अंदर जो है ना वो पीरियड ऑफ ऑसिलेटर जो है वो बताना है। अच्छा, हमारे पास सॉल्यूशन की जो जनरल फॉर्म है वो ये वाली है, यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है। ठीक है, इसको मैंने सॉल्यूशन को पेस्ट किया हुआ है। जो सॉल्यूशन की जनरल फॉर्म है उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। अच्छा, आपने क्या करना है, जो गिवन सॉल्यूशन है ना उसको इस जनरल फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन से कंपेयर करना है। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो हमें जो ओमेगा है ना उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? ओमेगा हमें 20 मिलेगा। ओके, अच्छा, टाइम पीरियड फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर मैंने पेस्ट किया हुआ है। t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। यहाँ पर आपने ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है जो कि 20 है। उसके बाद 2 पाई डिवाइडेड बाय 20 करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.31400 आएगा। तो इस वजह से ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। ये बेसिकली पीरियड ऑफ ऑसिलेटर है इन द गिवन सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 26 पे मूव करते हैं।
an electronic component of an electronic circuit that has the ability to store charge and opposes any change of voltage in the circuit is called। ये बेसिकली कैपेसिटर की डेफिनेशन है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो इस तरह से आपको मालूम हुआ कि आपके फाइनल टर्म में डेफिनेशंस भी आ सकती हैं, तो आपने अपने हैंड आउट्स में जो डेफिनेशंस हैं उनको भी सही तरह से याद करना है। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 पे मूव करते हैं। इफ डिटर्मिनेंट, आपके पास ये एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, देन यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, हम जस्ट 2 × 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई करना होता है। d-3 इंटू d-1, दरम्यान में माइनस का साइन आएगा, -1 इंटू +1 जो कि सेकंड डायगोनल के ऊपर नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई करना होता है, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास d² - 3d +3 +1 आता है इक्वल टू 0। यहां से इसको मैं अरेंज करता हूं, तो d² - 4d +4 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है बेसिकली उसमें कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, सो इसे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 27 की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है बहुत आसान सा है। A rectangular arrangement of numbers or functions enclosed in the square brackets is called। ये बेसिकली मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 पे मूव करते हैं। इफ Wronskian ऑफ द सॉल्यूशन वेक्टर्स, हमारे पास दो सॉल्यूशन वेक्टर्स हैं x1 एंड x2 इज 0। वो कह रहे हैं कि अगर Wronskian जो है ना वो इन दोनों सॉल्यूशन वेक्टर्स का 0 हो, देन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। आप हमेशा याद रखें, जब भी सॉल्यूशन वेक्टर्स का Wronskian जो है, ये दो वेक्टर्स का Wronskian मैं यहां पे लिख देता हूं x2। अगर दो वेक्टर सॉल्यूशन वेक्टर्स का Wronskian या दो से ज्यादा सॉल्यूशन वेक्टर्स का Wronskian इक्वल टू 0 आ जाए, तो इसका मतलब है ये जो दोनों सॉल्यूशन वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर ये डज नॉट इक्वल टू 0 आए, x1, x2 Wronskian ऑफ टू सॉल्यूशन वेक्टर्स डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है ये जो x1 और x2 दो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। ओके, अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 30 पे मूव करते हैं। इफ a इज इक्वल टू 1 0 0 2, ये आपके पास एक 2 × 2 मैट्रिक्स है, देन एगन वैल्यूज आर। एगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपने इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास लेमडा की वैल्यूज आएंगी और लेमडा की दो वैल्यूज ही आएंगी क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स 2 × 2 है। लेमडा की वो जो दोनों वैल्यूज आएंगी वो बेसिकली 1, 2 है, तो इस वजह से ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 31 पे मूव करते हैं। लेट लेमडा बी एन एगन वैल्यू ऑफ ए नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ए, देन द इक्वेशन, आपके पास ये जो इक्वेशन है डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई गोस टू 0, ये मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 30 में भी आपको बता दिया है। इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a माइनस लेमडा आई इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वेयर लेमडा इज एगन वैल्यू ऑफ अ नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, ये जो आई है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये उतने ही आर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जितने आर्डर का मैट्रिक्स ए होगा, ठीक है ना। जो मैट्रिक्स ए गिवन होगा जिसकी एगन वैल्यूज हमने फाइंड करनी होगी उतने ही आर्डर का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 पे मूव करते हैं। एगन वैल्यूज ऑफ अ फॉलोइंग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके पास ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस वन एंड दिस वन। इसको जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आता है वो 1 0 2 2 आता है, ठीक है। अच्छा, इस मैट्रिक्स की एगन वैल्यूज सिमिलरली हम वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो मैंने आपकी थोड़ी देर पहले आपको बताई है, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसको आप a कह देना, नेम आउट करते हैं इसको, a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करें, यहाँ पर 2 × 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट करें, लेमडा से मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन के बाद आप उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करें और लेमडा की दो वैल्यूज आएंगी और वो जो दोनों वैल्यूज होंगी वो 1, 2 होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 पे मूव करते हैं।
द इक्वेशन, हमारे पास ये एक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज अ स्लैश एन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल तो नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशन या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। बेसिकली ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, dx प्लस एक्स ओवर वाई माइनस साइन वाई इंटू डी वाई गोज टू जीरो इज एग्जैक्ट है, नॉन एग्जैक्ट है, होमोजीनियस है या लीनियर है। अच्छा, हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इस फॉर्म में लिखी हुई है, m ऑफ x कॉमा वाई, यहाँ पे dx प्लस n ऑफ x कॉमा वाई dy गोज टू जीरो, ये इस फॉर्म में लिखी हुई है। और ये एग्जैक्ट कब होती है? अगर m का हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो dx का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, मतलब हमारे पास जो m ऑफ x y की वैल्यू है वो कितनी है? 1 है। और जो dy के साथ लिखा होता है वो n ऑफ xy होता है। तो n ऑफ xy कितना है? x ओवर y माइनस साइन y। तो यहां पर अगर हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने की बात करें तो m का हम लेते हैं y के लिहाज से डेरिवेटिव, तो आंसर 0 ही आएगा। और n का हम लेते हैं x के लिहाज से डेरिवेटिव, सो x के लिहाज से जब मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो यहां पर हमें क्या मिलता है? और 1 ओवर y मिलता है माइनस 0। तो इसका मतलब है ये तो दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे, ये तो जीरो डज नॉट इक्वल टू 1 ओवर y। हेंस हम कह सकते हैं ये एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 पे मूव करते हैं। इफ f of x and g of x are linearly dependent on I, वो क्या कह रहा है? अगर f of x और g of x जो है ना वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ऑन द इंटरवल I, देन उनका रॉन्स्कियन जो होगा, अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो उनका जो रॉन्स्कियन होगा वो इक्वल टू 0 होगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि अगर सॉल्यूशन वेक्टर्स का रॉन्स्कियन इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब है जो सॉल्यूशन वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों जो है अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका मतलब है उनका रॉन्स्कियन इक्वल टू 0 आएगा। सो ऐसे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 पे मूव करते हैं। इफ द एक्सिलरी इक्वेशन हैज रूट्स, अगर एक्सिलरी इक्वेशन के ये रूट्स हो, देखिए दोनों इक्वल है, रिपीटेड रूट्स, रियल एंड रिपीटेड वाला केस यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा, देन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो इसमें जो ऑप्शन हमारे पास बी है वो करेक्ट होगा। ओके, देखिए ना, हमने पढ़ा हुआ है कि जब एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल और रिपीटेड हो, रूट्स जब रियल हो, रियल एंड रिपीटेड, तो उस केस में हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म होगी वो किस तरह से होती है? y इज इक्वल टू c1 ई टू रेज पावर m1x प्लस c2x ई टू रेज पावर m2x। तो यहां पर आप m1 और m2 की वैल्यू पुट कर दें तो ऑप्शन बी जो है वो आपको नजर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 पे मूव करते हैं। इफ द इनहेरिटर ऑपरेटर ऑफ 2x, 2x का जो इनहेरिटर ऑपरेटर है मतलब जो इसको 0 बना दे, 2x का इनहेरिटर ऑपरेटर क्या होता है? इसको 0 बना देगा, डी स्क्वायर है, ठीक है। एंड ऑफ x e टू द पावर 3x इज, और जो x e टू द पावर 3x है उसका जो इनहेरिटर ऑपरेटर है वो कुछ इस तरह से है। इस पर अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बेशक आप इसका डेरिवेटिव लेकर चेक कर लें। अच्छा, ये जो d है ना बेसिकली ये किसके बराबर होता है? यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ, d बराबर होता है d डिवाइडेड बाय dt, ठीक है ना, समझ गए? सॉरी dx होगा यहाँ पे, ये इसके बराबर होता है, कैपिटल D की ये वैल्यू होती है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर 2x का ये इनहेरिटर ऑपरेटर हो, उसके बाद x इंटू ई टू रेज पावर 3x का ये इनहेरिटर ऑपरेटर हो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन? हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। उसकी वजह क्या है? देखें, हमने क्या किया है कि अब पहले दोनों फंक्शंस का, इसका और इसका इलादा इलादा हमें इनहेरिटर ऑपरेटर पता था।
अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया 2x प्लस x इंटू ई टू रेज पावर 3x। अब दोनों को ऐड कर दिया तो इस सारे फंक्शन का जो एनालिटिकल ऑपरेटर होगा तो बेसिकली हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो वो बन जाएगा। सो डी स्क्वायर इंटू डी माइनस 3 इसकी पावर 2, ये सारा जो होगा ना ये इस फंक्शन का एनालिटिकल ऑपरेटर होगा, ये इसको जीरो बना देगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। इफ y1 is equal to x and y2 is equal to x into e to raise power x are the first and second solution of this differential equation। ये differential equation है, इसका पहला और दूसरा solution हमें पता है, ठीक है, गिवन है यहाँ पे। Then which of the following is the most accurate option? ऑप्शन नंबर बी क्या है? y1 is equal to x and y2 is equal to x into e to raise power x must be linearly independent। उसकी वजह क्या है कि जब हम इन दोनों का रॉन्स्केन लेते हैं, जब हम इनका रॉन्स्केन लेते हैं, रॉन्स्केन ऑफ x into x to raise power x, तो ये हमारे पास जो है ना ये does not equal to 0 आता है। ये डोमेन जो है ना इसको आपने सही तरह से देख लेना है। उसकी वजह यह है कि जब हम रॉन्स्केन फाइंड करते हैं, चलिए मैं यहाँ पे इसका रॉन्स्केन फाइंड कर लेता हूँ। रॉन्स्केन ऑफ x, ये दो सॉल्यूशन वेक्टर्स हैं जो कि हमें गिवन है फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका रॉन्स्केन हम कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ पे हम y1 की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे हम मैं यहाँ पे जो दूसरा y2 है उसकी वैल्यू पुट करता हूँ x इंटू ई टू रेज पावर x। यहाँ पे आप इस x का डेरिवेटिव लें तो 1 आएगा और इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा? e टू रेज पावर x प्लस x इंटू ई टू रेज पावर x। अच्छा, जब इस मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, आप यहाँ नीचे देख लें, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? x e टू रेज पावर x प्लस x का स्क्वायर e टू रेज पावर x माइनस x e टू रेज पावर x, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये दोनों कैंसिल कर देता हूँ, ओके। क्या हमारे पास बचा? x स्क्वायर e टू रेज पावर x। अच्छा, अब रॉन्स्केन जो है अगर तो ये इक्वल टू 0 है, लेट्स सपोज। अब ये इक्वल टू 0 कब आएगा? जब x की वैल्यू 0 होगी। इफ x इज इक्वल टू 0, x जब 0 होगा तभी हमारे पास ये रॉन्स्केन 0 आएगा ना। लेकिन x तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास जो डोमेन है वो 0 से इंफिनिटी एक ओपन इंटरवल है, इसमें तो 0 शामिल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है ये कभी भी 0 नहीं होगा। जब 0 नहीं होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि रॉन्स्केन जब डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उस केस में हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं, सॉल्यूशन वेक्टर्स होते हैं, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होते हैं। समझ गए? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल है जिस पर फंक्शन हमें डिफाइंड है, तो इस वजह से 0 तो इसमें शामिल नहीं है क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। तो इस वजह से ये कभी भी 0 नहीं होगा, रॉन्स्केन कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नॉन 0 होगा फिर। हेंस हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 पे मूव करते हैं। If y1 is equal to x into e to raise power minus x is the first solution of the differential equation। ये हमारे पास एक differential equation है और इसका फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है। Then which of the following is true for it? हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करने का जो फार्मूला है वो ये है। y2 ये यहाँ पे पेस्ट किया हुआ मैंने, y2 is equal to y1 of x integration of e to raise power minus infinity of p dx divided by y1 का स्क्वायर dx। तो यहाँ पर आप जो हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन है, जो हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन है उसको अगर हम यहाँ पे पेस्ट करें, यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आएगा। इसका मतलब है हमारे पास जो सेकंड सॉल्यूशन है वो ये है, ठीक है ना, x e टू रेज पावर माइनस x इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर dx। ओके, अच्छा यहाँ पर हमने ये फाइंड कैसे किए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। y2 इज इक्वल टू y1 हमारे पास कितना है? हमारे पास y1 गिवन है x e टू रेज पावर माइनस x। ओके, यहाँ पे इंटीग्रल का साइन वैसे ही आएगा। अच्छा, अब e टू रेज पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब p क्या है? बेसिकली ये जो dy बाय dx के साथ लिखा हुआ है ये p है, तो हमारे पास p की वैल्यू 2 है। यहाँ पे px डिवाइडेड बाय यहाँ पे y1 का स्क्वायर x e माइनस x का स्क्वायर इंटू dx। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। y2 इज इक्वल टू
x e टू द पावर माइनस एक्स इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं तो ये माइनस 2x आ जाएगा डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर कर दें और इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। ओके, देखिए ना, ये e टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर करें तो e टू द पावर माइनस 2x हो जाएगा इंटू dx। यहाँ पर कैंसिलेशन करें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बाकी चीज बचेगी वो बेसिकली वो ऑप्शन डी ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन इसमें 20 एमसीक्यूज हमने कवर किए हैं। और इस वीडियो का जो आखिरी क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज पर्टिकुलर फॉर्म, इसकी जो पर्टिकुलर फॉर्म बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है हमारे पास, या जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं वो ये है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन। यहाँ पर जो पी एफ एक्स है, पी एफ एक्स किसके बराबर होगा? देखिए हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो जो पी एफ एक्स की वैल्यू आती है वो -2 डिवाइडेड बाय एक्स की आएगी ना, पी एफ एक्स की वैल्यू, और जो क्यू एफ एक्स की वैल्यू आएगी तो बेसिकली क्या आएगी, वो 0 आएगी, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे y वाली टर्म है ही नहीं, ये डेरिवेटिव वाली टर्म है। ओके, तो इसका मतलब है जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। आपने करना क्या है, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डबल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। उसको 1 बनाने के लिए आपको एक्स स्क्वायर से पूरी टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, तो -2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर dy बाय dx, अच्छा, प्लस 0y इक्वल टू 0। तो इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो पी एफ एक्स और क्यू एफ एक्स की वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो में सारे क्वेश्चन समझ आ गए।